नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में जो है हम बताने वाले हैं क्लास 10th NCERT साइंस, इसका चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। इसके जितने भी VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है इसको देखने वाले हैं। अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 4 हो जाता है जिसका नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। इसमें भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले साल यानी पूछे गए क्वेश्चन सबको भी लिए हैं और जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन को भी लिए हैं। आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए ऑल पर दबा दीजिए। वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कीजिए। आप लोग के अंदर जो है जो भी डाउट हो जाता है जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि जो हम उसको जो है अगले वीडियो में आप लोग को बता पाए जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो जो है इसका फ्री में जो है नोट्स लेना चाहते हैं तो आप जो है इसका बिल्कुल आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो वीडियो से पहले जो भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 नहीं देखें आज, चलिए आज की बेहतरीन सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिया गया पहला क्वेश्चन है जीवन शक्ति सिद्धांत को बताना है। ये जो हमारा जीवन शक्ति सिद्धांत है इसको बताना है। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत जो है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया है, दिया गया था, इसको भी जानिए। तो बर्जेलियस नामक जो है एक वैज्ञानिक है जो कि 1815 ईस्वी में जो है जीवन शक्ति सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखना है जीवन शक्ति सिद्धांत किसने दिए हैं। तो बर्जेलियस नामक जो है क्या है, एक वैज्ञानिक है जो कि 1815 ईस्वी में जो है जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार जो है सभी जीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। यानी इसके अनुसार बोला जा रहा है इसमें क्या होता है, जो भी सजीव पदार्थ है उसके कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, उसके बॉडी में जो है कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। यह जो है एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। यह कैसे होता है, तो अदृश्य यानी जिसको हम देख नहीं सकते, अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा जो होता है, यही जो हमारा क्या हो जाता है, तो जीवन शक्ति का सिद्धांत है। यह जो कब दिया गया था, तो 1815 ईस्वी में किसने दिए थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। इसमें क्या बोला जाता है, इसका मूल सिद्धांत क्या है, तो इसमें बोला जा रहा है सभी सजीव पदार्थ में कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, लेकिन जो है यह अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। तो यहाँ पर इतना बात को ध्यान में रखिए आप। चलिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं कार्बन के अपरूप का नाम लिखे। जो भी कार्बन के कितने अपरूप है, तो कार्बन के 3 अपरूप है। यहाँ पर लिखना होगा ऐसे, कार्बन के अपरूप 3 अपरूप है, वो निम्नलिखित है। पहला में लिख दीजिए हीरा, दूसरा में लिखिए ग्रेफाइट और तीसरा में लिखिए फ्लोरीन। तो इस तरह लिख देंगे तो आपको अगर 2 मार्क्स में पूछा गया तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है और ग्रेफाइट में अंतर बताना है। तो ये जो हमारा हीरा है इसको ग्रेफाइट दोनों में अंतर बताते हैं। सबसे पहले हम हीरा के बारे में जान लेते हैं, हीरा के अंदर क्या क्या होता है, फिर ग्रेफाइट में अंतर जान लेंगे। आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ जैसे पॉइंट देकर भी लिख सकते हैं, नहीं तो चाहे तो आप इस तरह जो है कॉलम बना के लिख सकते हैं। एक साइड जो है यहाँ पर आप लोग को ऊपर में हीरा लिख देना है, एक साइड जो है नीचे में इस साइड ग्रेफाइट, इस तरह आप लिख के 2 कॉलम बना सकते हैं। तो आपकी मर्जी जैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम बताते हैं पहले हीरा के बारे में। यह जो है कार्बन के अपरूप है, हीरा जो क्या है तो यह कार्बन के अपरूप है। दूसरा देखेंगे तो यह कठोर होता है। हीरा कैसा होता है, तो यह कठोर होता है। तीसरा में देखेंगे यह एक अधातु है। हीरा कैसा धातु है, तो पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में, तो यह अधातु है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चौथा में देखेंगे तो यह विद्युत का क्या है, तो कुचालक है। देख लीजिए फिर आप देखते हैं हम क्या ग्रेफाइट के बारे में देख लेते हैं। ग्रेफाइट में क्या क्या होता है, तो यह जो है कार्बन के अपरूप है। ये भी जो है ग्रेफाइट भी जो है क्या है, तो कार्बन के अपरूप है। यह मुलायम होता है। हीरा जो है कैसा होता है, कठोर होता है छूने पर। ये जो है ग्रेफाइट कैसा होता है, तो मुलायम होता है। आप लोग पेंसिल में देखे होंगे वो जो है ग्रेफाइट होता है, वो उसको छूते हैं तो वो कैसा होता है, तो मुलायम होता है। यह जो एक अधातु है। हीरा ग्रेफाइट जो है ये भी क्या है, अधातु है। यह ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन हीरा क्या था, विद्युत का कुचालक, लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक। यानी जो है इसमें सुचालक किसे कहेंगे, जिसमें विद्युत धारा प्रभावित हो जाता है वही सुचालक होता है। कुचालक जिसमें नहीं होगा विद्युत धारा वो हमारा कुचालक हो जाएगा। तो ये ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। चाहे तो आप कॉलम बना के लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिखिए। जो 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम समझते हैं सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। तो सहसंयोजक यौगिक के बारे में देखेंगे तो सहसंयोजक अवंध से निर्मित यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। यानी जो भी सहसंयोजक यौगिक से जो भी निर्मित होते हैं
उसको हम क्या कहते हैं, तो सहसंयोजक यौगिक के नाम से जानते हैं। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, इसको बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह उत्तर में, किसी कार्बन यौगिक में उपस्थित वह समूह जिसमें यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता वह जो है यौगिक का क्रियाशील मूलक का समूह क्रियाशील समूह कहलाता है। इसको समझना है, किसी भी कार्बनिक यौगिक जो भी हमारा कार्बनिक यौगिक है उसमें उपस्थित वह समूह जिस पर, यानी उसके अंदर जो भी उपस्थित जो समूह है जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, इसमें क्या करेगा, तो जिस पर जो कार्बनिक यौगिक उपस्थित रहता है उसमें जो है यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करता है, उससे जो उस यौगिक का क्रियाशील समूह के नाम से जानते हैं। तो यही हमारा क्रियाशील समूह हो जाएंगे। अब अगर हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो उत्तर में हमें लिखना होगा, इस तरह लिखेंगे, सहजातीय यौगिक तो कार्बनिक यौगिक के गुण का अध्ययन सुचारू रूप से करने के लिए इन्हें कई भागों में बांटा गया जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी जो भी हमारा कार्बनिक यौगिक है इसके गुणों के अध्ययन में इसके गुण जो भी गुण आ रहे हैं उसके गुण के अनुसार जो है सुचारू रूप करने के लिए, सुचारू रूप से देखने के लिए, उसका अध्ययन करके सुचारू रूप करने के लिए इन्हें जो है कई भागों में बांट दिया जाता है। बांटने वाले जो भाग होता है उसी को क्या कहते हैं, तो समजातीय श्रेणी कहता है तथा इनके प्रत्येक सदस्य समजात कहलाते हैं। यानी इसको जो अगर बांट देगा उसमें से एक कोई सदस्य तो उसको समजातीय श्रेणी कहते हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक जो सदस्य रहेंगे उसको क्या कहते हैं, तो समजात के नाम से जानते हैं, तो समजात कहलाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, समयवता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बताना है समयवता किसे कहते हैं। देखिए ये गलती लिखा हुआ, समयवता किसे कहते हैं, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, यही जो समयवी कहलाते हैं और ऐसे घटना समयवता कहलाती है। तो यहाँ पर हम जब यहाँ पर आप लोग को चैप्टर जब समझा रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिक, इसमें फुल थ्योरी को जब समझा रहे थे तो वहाँ पर डिटेल में आप लोग को यानी जो है सूत्र ले के समझाए थे, संरचना सूत्र बना के उसमें समझाए थे। अगर उसको नहीं देखे तो ज़रूर उसको देख लीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 साइंस करके देख सकते हैं, वहाँ पर उसमें फुल डिटेल से समझाए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, इसके अणुसूत्र जैसे मान लीजिए C2H4, ये इसके अणुसूत्र दूसरा भी हमारा C2H4 इस तरह रहता है, तो दोनों के जो है अणुसूत्र समान रहते हैं लेकिन इसके भौतिक और रासायनिक भिन्न जो है गुण जो है इसके भिन्न भिन्न रहते हैं। यानी इसके संरचना सूत्र यानी बनाने वाला स्ट्रक्चर जो है कैसा होगा, तो अलग अलग होगा। ऐसे हम समयवयवी के नाम से जानते हैं। अगर ऐसे कंडीशन है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो समयवयवी कहते हैं। और ऐसी घटना जब होता है तो उसको क्या किस नाम से जानते हैं, तो समयवता के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आप चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, हेलोजनीकरण किसे कहते हैं। तो आप लोग को बताना है हेलोजनीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह, विस्तृत सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी विस्तृत सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बाहरी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इसे जो हम हेलोजनीकरण के नाम से जानते हैं यानी कहा जाता है। तो यहाँ पर समझना आप लोग को, विस्तृत सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति यानी बहुत सारे जब सूर्य के प्रकाश निकलते हैं तो विस्तृत सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब सूर्य के प्रकाश रहते हैं तो उसकी उपस्थिति में जो है एल्केन, ये जो है एल्केन क्या होता है, तो जब हम हाइड्रोकार्बन के बाद हाइड्रोकार्बन के जो है प्रकार संतृप्त और संतृप्त दो प्रकार है, जिसमें संतृप्त में एल्कीन एल्काइन ऐसे करके जो समूह है वही से एल्केन निकला है, जो कि आगे यहीं पे बताने वाले हैं। तो उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया, जो एल्केन के जो है अभिक्रिया किससे हो जाता है, तो क्लोरीन के साथ होने पर इसमें जो है एल्केन को जो है सूर्य की प्रकाश की पहले बात उपस्थित रहेगा, जिसमें जो है एल्केन वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जिसको जो अभिक्रिया किससे करवा दी जाती है, तो क्लोरीन के साथ होने पर एल्केन के सभी हाइड्रोजन यानी एल्केन में जो भी हाइड्रोजन रहेंगे सभी हाइड्रोजन परमाणु में जो है बारी बारी से क्या हो गए, क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यानी जो है एल्केन के सभी जो भी इससे अभिक्रिया होंगे तो एल्केन के जो भी सभी हाइड्रोजन के परमाणु है उसके जो भी परमाणु वो बारी बारी से क्या करेंगे, क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित यानी उसमें विस्थापित हो जाते हैं। इसी को जो है हेलोजनीकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया बहुत ही आसानी से हेलोजनीकरण क्या है। अब अगला देखते हैं 9 नंबर, साबुन बनाने की विधि को लिखना है।
आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाता है साबुन बनाने की विधि को लिखे। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं साबुन किस तरह बनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो साबुन वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन तथा गिल्स बनता है। यहाँ पर समझना वनस्पति के जो तेल होते हैं जिसे वनस्पति द्वारा तेल निकलते हैं या वसा यानी वनस्पति तेल या नहीं तो वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो है विलयन के साथ गर्म करने पर इसमें से जो भी वसा रहेंगे चाहे तेल रहेंगे उसको जो है किससे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म कर दिया जाता है। गर्म करने से जो है साबुन का निर्माण हो जाता है, साबुन तथा गिल्स बनता है। तो यही जो है साबुन किस तरह बनता है तो आप लोगों को समझ में आ गया। पहले जो वनस्पति की जो भी तेल या वसा रहेगा उसको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ उसको हम गर्म करेंगे तो उससे जो निर्माण होता है वो साबुन तथा गिल्स बनता है। तो यही द्वारा जो है साबुन का निर्माण होता है। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारा साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर समझना है साबुनीकरण क्या है। तो आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इस तरह आप लोग को लिख देना है वनस्पति तेल एवं वसा के क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा गिल्स का बनना साबुनीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग को समझना है अपघटन अभिक्रिया क्या होते हैं। तो इसमें वनस्पति तेल एवं वसा के क्षार द्वारा वनस्पति जो भी तेल एवं वसा दोनों को जो है किससे तो छाल यानी क्षार द्वारा जाल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा गिल्स का बनना साबुनीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर यह भी समझ में आ गया होगा। इसमें होता है क्या तेल एवं वसा को एक साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम गर्म कर देते तो उसमें साबुन और गिल्स का निर्माण होता है। तो इसी में जो है इसको क्या करना पड़ेगा वनस्पति जो भी तेल वसा उसको क्षार जो होता है ना हमारा अम्ल क्षार लवण इसमें क्षार जो होता उसको जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा गिल्स का बनना ही इसमें क्या कहलाएगा तो साबुनीकरण कहलाएगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन अपमार्जक किसे कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अपमार्जक क्या रहेगा तो अपमार्जक उच्च अल्कोहल में के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। यानी जो है अपमार्जक में क्या होते हैं तो उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के जो होता है उसके व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। तो यही जो है अपमार्जक कहलाता है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए। अब आगे देखने वाले हैं यहाँ पर समझ में आ जाएगा साबुन और अपमार्जक में अंतर बताएंगे। तो यहाँ पर डिटेल में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साबुन अपमार्जक में अंतर बताने के लिए बोला जा रहा है। ये कभी कभी 5 मार्क्स में पूछा जाता था, आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहले हम साबुन के बारे में देख सकते हैं। तो यह जो है लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल सोडियम लवण के खारे जल में इसी कार्य क्षमता घट जाती है, अर्थात खारे जल में यह आसानी से झाग नहीं बना पाती है। तो ये जो हमारा क्या हो जाता है साबुन के बारे में है। पहले इसमें समझिए लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल यानी बहुत यानी जो दिन वाला जो हमारा वसा अम्ल सोडियम लवण के साथ या खारे जल में इसकी कार्य क्षमता घट जाती है। इसमें क्या होता है अगर बहुत दिन वाले जो वहाँ पर वसा अम्ल वाले जो सोडियम लवण होते हैं उसमें या नहीं तो खारे जो जल होते हैं इसमें जो साबुन की कार्य क्षमता क्या होते हैं घट जाते हैं, अर्थात खारे जल में जो है आसानी से झाग नहीं बना पाते। यानी साबुन जो है आसानी से जो है जो भी खारे यानी नमकीन पानी होता है उसमें अपना क्या कर नहीं पाते तो झाग नहीं बना पाते हैं। और अपमार्जक के बारे में समझते हैं। तो यह उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के साथ के सोडियम लवण होते हैं और खारे जल में इसकी कार्य क्षमता कायम रहती है और अर्थात खारे जल के साथ ये भी आसानी से झाग बना पाती है। लेकिन इस साबुन क्या होता है ये खारे जाल के साथ जो है ये नहीं कर पाते हैं। लेकिन अपमार्जक जो होते हैं वो क्या करेंगे तो ये जो है अपमार्जक यह उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। ये जो है इस तरह होते हैं और खारे जल में जो है इसकी कार्य क्षमता कायम रहती है। यानी जो भी नमकीन जल रहते हैं उसमें जो है अपमार्जक जो है अपना काम आसानी से उसको जो है इसमें कार्य क्षमता उसका बिल्कुल रहता है और अर्थात खारे जल में जो है इस साथ में भी यह आसानी से क्या कर लेते हैं तो झाग बना पाते हैं। लेकिन साबुन ऐसा नहीं कर पाते हैं। 13 हमारा क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन क्या है इसके बारे में बताना है। तो जीवों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। सबसे पहले ये बात जान लीजिए जो भी जीव है उससे प्राप्त जो भी ईंधन है उसको हम क्या कहते हैं जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीव से क्या क्या प्राप्त होता है तो जीव से पेट्रोल
कोयला, ये जी हमारा पेट्रोलियम पदार्थ होता है, कोयला होता है, ये सभी जो है क्या होता है जीवाश्म ईंधन से ही प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन कैसे होता है? जब लाखों साल यानी जो है समुद्र के किनारे ऐसा होता है, नहीं तो बड़े बड़े जंगल में ऐसा होता है। जब 100 साल यानी 1 लाखों साल पृथ्वी के अंदर ये सब छुपे रहते हैं, तो जो भी पेड़ पौधे रहते हैं उससे क्या निकल जाते हैं? तो उससे कोयला निकलते हैं। और यहीं पर जो भी समुद्र के किनारे जो भी जीव जंतु रहते हैं, अगर वो ऐसे हो जाते हैं लाखों साल बाद, तो उससे जो है पेट्रोलियम निकालते हैं। पेट्रोलियम से बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन का तेल, अलकतरा जिसे हम पीच बोलते हैं, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होते हैं। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कोयला और पेट्रोल जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप देखने वाले हैं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर समझिए, हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों एक साथ संयोग करेंगे तो ये जो है हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो इस तरह लिख देना है। अगर 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में लिखना है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में लिखेंगे। तो आप लोग को 5 में पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स, 2 में पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर समझना है उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक उत्पदार्थ को कहते हैं, यानी उत्प्रेरक जो है उत्पदार्थ को कहते हैं जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि जो है यह रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। ये जो हमारा उत्प्रेरक होता है, ये जो है सबसे पहले उत्त नामक पदार्थ से बनता है, जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये जो है भाग नहीं लेते हैं, और इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया को गति को प्रभावित करता है। इसके जो मोशन होते हैं ना, गति, उसको बस ये प्रभावित करते हैं। कौन? तो उत्प्रेरक। ये समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, एस्टरीकरण किसे कहता है? तो एस्टरीकरण किसे कहेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे, अल्कोहलों के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बनिक अम्ल की क्रिया से एस्टर के निर्माण की विधि को एस्टरीकरण के नाम से जानते हैं। ये जो भी हमारा अल्कोहलों के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी अल्कोहल के साथ जो भी हमारा सांद्रिक सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, इसकी उपस्थिति में क्या करता है? कार्बन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो है एस्टर निर्माण करते हैं। इसी विधि को जो है एस्टरीकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पर समझना है अल्कोहल क्या होता है। तो वो जो शराब नहीं होता उसी में जो है अल्कोहल की मात्रा मिलाया जाता है। जो मनुष्य ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पी लेते हैं तो उसका क्या होता है? उसकी मानसिक शक्ति यानी निंद्रा, इस तरह सभी जो है वो लीवर, ये सभी जो प्रभावित हो जाता है। अल्कोहल यही होता है। तो ये अल्कोहल जो है, जो भी दवाई रहता है दवाई में भी अल्कोहल मिलाया जाता है, जो कि जो है शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है। इसकी अधिक मात्रा में यूज हो जाता है तभी हमारे शरीर के लिए खतरा हो जाता है। तो प्रत्येक शरीर में जो है थोड़ा बहुत जो है क्या होता है, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में थोड़ा बहुत अल्कोहल की मात्रा रहता है। अब आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर इसको लिखना है, ये जो हमारा एथेनॉल जो है, इसे एथेनाइक अम्ल से में परिवर्तन को जो हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से क्यों जानते हैं? तो एथेनॉल जो है से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि दहन से कार्बनिक यौगिक को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है और रासायनिक क्रिया से ऑक्सीकरण करके यह कार्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर समझने हैं, इसीलिए कहा जाता है एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल बनने में परिवर्तन को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसीलिए कहेंगे क्योंकि दहन, यानी दहन जो होता है, दहन करने से कार्बनिक यौगिक को सरलता से ऑक्सीकृत कर दिया जाता है। यानी अगर दहन हो रहा है तो कार्बनिक यौगिक क्या करेंगे? सरलता पूर्वक यानी आसानी से ऑक्सीकृत कर देंगे, यानी ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेंगे? संयोग कर सकता है और रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन करके यह कार्य किया जा सकता है। इसीलिए जो है एथेनॉल को हम एथेनाइक अम्ल को जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं ऐसे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डिटर्जेंट कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता है? जो भी डिटर्जेंट जो होता है, डिटर्जेंट, ये जो है झाग जल में क्यों, जल कठोर जो जल है उसमें झाग क्यों नहीं देता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, इसका निर्माण जो है साबुन के समान क्रिया के साथ करता है, इसीलिए जो है झाग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इसका निर्माण भी जो है कैसा होता है, जो साबुन होता है उसी के साथ क्रिया द्वारा बनता है, तो इसीलिए जो ये भी जो है कठोर जल के साथ अभी क्रिया नहीं करते। यहीं पर अगर अपमार्जक रहेगा तो ये कर लेगा।
अब आगे क्वेश्चन है 19 नंबर, जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। तो ये करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे तथा पशुओं के अवशेषों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला पेट्रोलियम, ये तो हम समझाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना है। अब 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कार्बन के यौगिक के नाम लिखने, यानी कार्बन के 4 यौगिक का नाम लिखना है। सबसे पहला देखेंगे एसिटिक एसिड, इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है CH3COOH। दूसरा है क्लोरोफॉर्म, जिसका रासायनिक सूत्र जो है CH2Cl3 हो जाएगा। यहीं पे एथेनॉल का जो हमारा रासायनिक सूत्र हो जाएगा CH3CH2OH हो जाएगा, और यहीं पर मेथेन का CH4 हो जाएगा। तो ये जो है कार्बन यौगिक के 4 रासायनिक क्या है तो नाम है। अब ये जो है यहाँ पर समझिए एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें जो है संरचना सूत्र वाले को बताने वाले, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी संरचना सूत्र पूछे गए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रहेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ संरचना सूत्र बताएंगे और इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, ये दोनों को जो है एक साथ बताएंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट है उसके लिए स्पेशल एक वीडियो लाएंगे, यहाँ पर हम नहीं लेके आए। चलिए, तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए ऑल पर दबा दीजिए। तो लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर लीजिए। आप लोग के अंदर जो भी डाउट होता है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। लोग इससे पहले चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके जो भी थ्योरी थे उसको बिल्कुल लाइन बाय लाइन करवा दिए गए हैं। जो भी सब्जेक्टिव थे उसको भी करवा दिए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको भी करवा दिए। अगर उसको नहीं देखे हैं तो जरूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। सेम उसी प्रकार चैप्टर 2 जो है हमारा साइंस या केमिस्ट्री बोल सकते हैं, चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, इसको भी सेम उसी प्रकार थ्योरी के साथ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उसको भी उसी प्रकार कंप्लीट किए हैं। और हमारा चैप्टर 3 जो है धातु एवं अधातु, इसको भी जो है उसी प्रकार किए हैं, पहले थ्योरी फिर सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव, इसी प्रकार उसको भी कंप्लीट किया है। तो उस सभी को नहीं देखे हैं तो इससे पहले जो है वीडियो के लिंक डाल दें, उसको देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख लीजिए ताकि आप लोग जो है समझ में पाए। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं, तो समझ में आएगा आसानी से। अगर आप लोग चैप्टर 4 जो हमारा कार्बन एवं इसके यौगिक है फुल थ्योरी को समझाएं एक वीडियो में, तो उसको नहीं देखे तो उसको भी जरूर देख लीजिए। वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, आप लोग से अब एक और वीडियो आएगा इस चैप्टर का जिसमें जो है ऑब्जेक्टिव लेकर है, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जो कि पिछले साल पूछे गए ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी जो रहेंगे, तो आप लोग जरूर उसको देखिए। और चलिए, आप लोग से आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।